हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था टॉपिक सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड और हमारा टॉपिक था हेनरीज लॉ एंड इट्स लिमिटेशंस। आज स्टडी करेंगे हम एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। आइए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। देखिए, हेनरी लॉ क्या डिफाइन किया था हमने। हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग अमाउंट ऑफ गैस डिजोल्ड एम से रिप्रेजेंट किया था इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस। एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। मान लीजिए एक लिक्विड है, इस लिक्विड के अंदर हमें गैस को डिसोल्व करना है। अब इस लिक्विड में कितनी गैस को डिसोल्व कर पाओगे, अमाउंट ऑफ गैस कितना होगा, वो डिपेंड करेगा गैस के प्रेशर पे। अगर गैस हाई प्रेशर अप्लाई करेगी तो गैस की सोल्यूबिलिटी ज़्यादा होगी, ज़्यादा अमाउंट डिसोल्व हो जाएगा। और अगर गैस कम प्रेशर लगाएगी तो गैस की सोल्यूबिलिटी कम होगी, कम गैस डिसोल्व होगी। तो आपको ध्यान रखना है, अमाउंट ऑफ गैस डिसोल्व्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस। यानी जब तक प्रेशर हाई बना रहेगा ज़्यादा गैस डिसोल्व रहेगी, और जैसे ही प्रेशर डिक्रीज होगा गैस लिक्विड को छोड़ के बाहर आ जाएगी। ये भी ध्यान रखना है। तो सोल्यूबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी प्रेशर के। सभी एप्लीकेशंस में ये कॉन्सेप्ट हमें अप्लाई करनी है। अब देखिए, फर्स्ट एप्लीकेशन है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। अब देखो, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स क्या होते हैं। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स वो ड्रिंक्स होते हैं जिनके अंदर CO2 गैस को डिसोल्व किया जाता है, विच कंटेन CO2 गैस। जिन ड्रिंक्स के अंदर CO2 गैस प्रेजेंट होती है उन ड्रिंक्स को बोलते हैं कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। जैसे हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स है, बियर है, और बाकी जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है सभी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में काउंट होते हैं। अब दूसरा पॉइंट, CO2 गैस को डिसोल्व क्यों किया जाता है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में। देखिए, जो CO2 गैस है वो एक मिल्ड ट्रंक्विलाइजर है। ट्रंक्विलाइजर्स क्या होते हैं? ट्रंक्विलाइजर्स होते हैं न्यूरोलॉजिकल एक्टिव सब्सटेंस। न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स बोल सकते हो, सब्सटेंस बोल सकते हो, क्योंकि ये हमारे ब्रेन को अफेक्ट करते हैं। और CO2 गैस एक हल्का ट्रंक्विलाइजर है, ये हमारे मूड को रिफ्रेश करता है। हम अब समझ गए होंगे CO2 को क्यों डिसोल्व करते हैं, क्योंकि CO2 गैस हमारे मूड को रिफ्रेश करती है। किसकी तरह एक्ट करता है? ये मिल्ड ट्रंक्विलाइजर की तरह एक्ट करता है। इसलिए कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में CO2 गैस को डिसोल्व किया जाता है। अब देखिए, अब एग्जाम का जो क्वेश्चन है वो क्या है? व्हेन सोडा बोतल इज ओपन, गैस फिजेज आउट। जब हम कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल को या सोडा बोतल को ओपन करते हैं, जो गैस है वो एकदम से बाहर निकल जाती है। ये आपको रीज़न बताना है। ये आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना इसको।
देखिए, जो हमारी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं वो शुगर का सॉल्यूशन होती हैं, हम लिख सकते हैं शुगर सॉल्यूशन। अब हम क्या करेंगे, उस शुगर सॉल्यूशन में CO2 गैस को डिसोल्व करेंगे। जब CO2 को डिसोल्व करेंगे, हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे। देखिए, हमने ली कोल्ड ड्रिंक्स यानी शुगर सॉल्यूशन ले लिया। अब उसके अंदर CO2 गैस को डिसोल्व करना है, और जब CO2 गैस को उसमें डिसोल्व करेंगे, प्रेशर कैसा रखेंगे, हाई रखेंगे, और हाई प्रेशर रखने से गैस की सोल्यूबिलिटी भी हाई होगी। आप सभी को पता है अमाउंट ऑफ गैस डिसोल्व्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, या सोल्यूबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस। तो जब आपने गैस को उसके अंदर डिसोल्व किया, गैस को बोतल में फिल किया, तो आपने हाई प्रेशर रखा, और हाई प्रेशर रखने से गैस की सोल्यूबिलिटी भी हाई होगी। ज़्यादा गैस डिसोल्व होगी, तब एकदम से उसके ऊपर कॉर्क लगा दी, कवर लगा दिया, बोतल को ढक्कन लगा के बंद कर दिया। अब उसके अंदर गैस का हाई प्रेशर बना हुआ है, इसलिए गैस की सोल्यूबिलिटी भी हाई है, ज़्यादा गैस उसके अंदर डिसोल्व हो जाएगी। अब देखिए, जैसे ही बोतल को ओपन करेंगे, बोतल ओपन करते ही क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। और जैसे ही प्रेशर डिक्रीज होगा, आप सभी जानते हैं गैस की सोल्यूबिलिटी भी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। और गैस की सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होने से जो गैस उसके अंदर डिसोल्व हुई थी, वो गैस कहाँ निकलेगी, बाहर निकलेगी। तो वो थोड़ी गैस डिसोल्व रहेगी और ज़्यादा गैस बाहर निकल जाएगी। तो आपका आंसर क्या बना, जब बोतल को फिल किया था, जब बोतल में CO2 को डिसोल्व किया था, हाई प्रेशर अप्लाई किया था, सोल्यूबिलिटी भी हाई थी, इसलिए ज़्यादा गैस डिसोल्व हुई। और जब बोतल को ओपन किया, प्रेशर एकदम से डिक्रीज हो गया, जिससे गैस की सोल्यूबिलिटी भी डिक्रीज हुई, एंड गैस फिजेज आउट, गैस सॉल्यूशन को छोड़ के बाहर निकल गई ड्यू टू डिक्रीज इन प्रेशर। तो अगर एक ही लाइन में एक्सप्लेन करना है तो आप बोलोगे, जब बोतल को ओपन करेंगे तो एकदम से CO2 का प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, जिससे उसकी सोल्यूबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। सो गैस फिजेज आउट। तो ये फर्स्ट एप्लीकेशन थी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। अब सेकंड एप्लीकेशन है स्कूबा डाइवर्स। इसको ध्यान से समझना। देखिए, स्कूबा डाइवर्स होते हैं गोताखोर। जो स्कूबा डाइवर्स हैं वो गोताखोर। अब देखिए, यहां आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्कूबा डाइवर्स कैरी compressed air with them। जो स्कूबा डाइवर्स हैं वो अपने साथ कंप्रेस्ड एयर का सिलेंडर लेके जाते हैं, वो कंप्रेस्ड एयर को यूज करते हैं। कंप्रेस्ड एयर क्या होती है, देखिए, कंप्रेस्ड एयर में 56.2% मिलेगी नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस होगी 32.1%, और बाकी जो बच गई हीलियम गैस 11.7%। जो स्कूबा डाइवर्स हैं वो कंप्रेस्ड एयर को यूज़ करते हैं, और कंप्रेस्ड एयर की कंपोजिशन याद रखनी है, नाइट्रोजन 56.2%, ऑक्सीजन 32.1%, हीलियम 11.7%। अब देखिए, स्कूबा डाइवर्स कंप्रेस्ड एयर को क्यों यूज़ करते हैं, वो अपने साथ नॉर्मल ऑक्सीजन का सिलेंडर क्यों नहीं लेके जाते।
अब मान लीजिए रेस्पिरेशन तो ऑक्सीजन को ही करना है बॉडी में, अब वो ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाएंगे तो कम ऑक्सीजन लेके जानी पड़ेगी, हल्का सिलेंडर उनको उठा के लेके जाना पड़ेगा, फिर भी वो कंप्रेस्ड एयर का सिलेंडर क्यों लेके जाते हैं, ये कंसेप्ट ध्यान से समझनी है। देखिए जो गोताखोर हैं, जो स्कूबा डाइवर्स हैं, वो पानी में डाइव करेंगे, और जब हम पानी में डाइव करते हैं तो हमारी बॉडी के ऊपर वाटर का हाई प्रेशर होता है, बॉडी के ऊपर हाई प्रेशर लगता है। यानी हमें ध्यान रखना है, इनसाइड द वाटर प्रेशर बिकम्स very high, due to which solubility of gases in blood becomes very high। फिर ध्यान से सुनना है। देखिए जैसे ही वाटर के अंदर वो डाइव करेगा, पानी के अंदर जब तक रहेंगे स्कूबा डाइवर पानी के नीचे चले जाते हैं, और पानी के नीचे रहने से बॉडी के ऊपर वाटर का हाई प्रेशर, और जितना नीचे जाएंगे वाटर का प्रेशर उतना बढ़ता जाएगा, और जब बॉडी के ऊपर वाटर का हाई प्रेशर होगा तो ब्लड में गैसेस की सोल्यूबिलिटी भी हाई हो जाएगी। उससे क्या होगा, देखिए सपोज कीजिए प्योर ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके गए हैं, मान लीजिए गलती से प्योर ऑक्सीजन अपने साथ लेके चले गए। अब ऑक्सीजन की सोल्यूबिलिटी ब्लड में हाई होती है क्योंकि हमारे ब्लड में हेमोग्लोबिन प्रेजेंट है, और आप जानते हैं एक हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स को बाइंड कर सकता है, और हमारे ब्लड में हेमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हमारा ब्लड ऑक्सीजन को बहुत ज़्यादा डिजोल्व कर सकता है। तो पहली बात, प्योर ऑक्सीजन लेके गए, एक्स्ट्रा ध्यान लगाना है थोड़ा, अपने साथ प्योर ऑक्सीजन लेके गए, और ऑक्सीजन की ब्लड में सोल्यूबिलिटी वेरी हाई है हेमोग्लोबिन के कारण, यानी हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ज़्यादा डिजोल्व कर सकता है। अब ऊपर से वाटर में वाटर का प्रेशर हाई हो गया, और वाटर का प्रेशर हाई होने से और भी ज़्यादा ऑक्सीजन ब्लड में डिजोल्व हो जाएगी। सपोज कीजिए जो हेमोग्लोबिन है वो 100% सेचुरेटेड होगी, क्योंकि दोनों फैक्टर काम कर रहे हैं। एक तो हेमोग्लोबिन में ऑक्सीजन को डिजोल्व करने की हाई टेंडेंसी है, हाई बाइंडिंग टेंडेंसी है। दूसरा, वाटर के अंदर प्रेशर बढ़ने से हेनरी लॉ भी अप्लाई हो गया, जितना प्रेशर बढ़ेगा उतनी सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी। तो क्या होगा, जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में एक्सेस में डिजोल्व हो जाएगी, यानी हेमोग्लोबिन 100% सेचुरेटेड होगी। अब क्या होगा, उसमें से कुछ ऑक्सीजन को तो बॉडी यूज़ कर लेगी रेस्पिरेशन में, यानी जो मान लीजिए 100 मॉलिक्यूल्स को डिजोल्व कर लिया, हम ये मान के चलते हैं, सपोज करते हैं 100 मॉलिक्यूल्स को डिजोल्व कर लिया। अब 100 मॉलिक्यूल्स में से 32 मॉलिक्यूल्स तो रेस्पिरेशन में यूज होंगे। अब बाकी जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के अंदर डिजोल्व फॉर्म में पड़ी हुई है। अब जैसे ही वो डाइवर पानी से बाहर आएगा, पानी से बाहर आते ही प्रेशर एकदम से डिक्रीज होगा, और प्रेशर डिक्रीज होने से ऑक्सीजन की सोल्यूबिलिटी भी डिक्रीज होगी, और ऑक्सीजन की सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होने से जितने भी ऑक्सीजन ब्लड में डिजोल्व है वो एकदम से बॉडी से बाहर निकलने की ट्राई करेगी, और जैसे वो सारी ऑक्सीजन बॉडी से बाहर आएगी, सारी ऑक्सीजन यहाँ विंड पाइप में आते आते एक बड़ा बबल बना लेगी, और उस प्रेशर के कारण विंड पाइप ब्रस्ट हो जाती है, जिससे डेथ हो जाती है। इसको हम बोलते हैं बेंड्स।
इस प्रॉब्लम को क्या बोला जाता है? बेंड्स। फिर एक बार रिपीट करो। मान लीजिए प्योर ऑक्सीजन लेके गए। प्योर ऑक्सीजन ब्लड में पहले ही सोल्यूबल ज़्यादा होती है क्योंकि ब्लड के अंदर हेमोग्लोबिन है। फिर ऊपर से वाटर के अंदर गए तो वाटर का प्रेशर हाई होने के कारण प्रेशर हाई हो गया बॉडी पे, तो ऑक्सीजन की सोल्यूबिलिटी और भी बढ़ जाएगी, यानी ब्लड में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन डिजोल्व हो जाएगी। जितनी हमें चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा ऑक्सीजन ब्लड में डिजोल्व होगी। अब थोड़ी ऑक्सीजन को तो बॉडी ने कंज्यूम कर लिया, CO2 में चेंज कर दिया, रेस्पिरेशन में यूज़ होगी। अब देखो अभी भी बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन ब्लड में बची हुई है। अब जैसे ही स्कूबा डाइवर पानी से बाहर निकलेगा, एकदम से वाटर का प्रेशर ख़त्म हो गया, यानी प्रेशर एकदम से डिक्रीज होने से गैस की सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होगी और जो ऑक्सीजन गैस है वो एकदम से बाहर निकलने की ट्राई करेगी और जैसे हमारी विंड पाइप में पहुंचेगी, विंड पाइप तक आते आते सभी गैस के मॉलिक्यूल एक बड़ा बबल बना लेंगे जो हमारी विंड पाइप को ब्रस्ट कर देंगे। इस प्रॉब्लम को बोलते हैं बेंड्स और इससे स्कूबा डाइवर्स की डेथ हो जाती है। अब इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम यूज करेंगे कंप्रेस्ड एयर। अब कंप्रेस्ड एयर लेने का बेनिफिट क्या है? हमारी बॉडी में 100 मॉलिक्यूल गैस के एंटर करेंगे, उनमें से ऑक्सीजन कितनी है? सिर्फ 32%। बाकी क्या है? नाइट्रोजन है, हीलियम है। अब नाइट्रोजन हीलियम, ब्लड में हीलियम तो बिल्कुल भी डिजोल्व नहीं होती और नाइट्रोजन बहुत थोड़ी डिजोल्व हो सकती है, यानी बॉडी इनको डिजोल्व करती रहेगी और साथ में इनको एक्सक्रीट भी करती रहेगी। जैसे ऑक्सीजन एक्स्ट्रा अमाउंट में ब्लड में सोल्यूबल रही थी, नाइट्रोजन और हीलियम ब्लड में ज़्यादा सोल्यूबल नहीं हो सकते। और जैसे स्कूबा डाइवर बाहर आएगा, जितनी ऑक्सीजन उसने ली थी वो तो रेस्पिरेशन में यूज़ कर ली। अब हीलियम नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा ब्लड में डिजोल्व हो ही नहीं, तो जब पानी से बाहर आएगा, जब ब्लड में कोई गैस डिजोल्व है ही नहीं या बहुत थोड़ी गैस डिजोल्व है, तो उसको बाहर भी थोड़ी गैस निकालनी पड़ेगी जो बड़े आराम से विंड पाइप में से बाहर निकल सकती है, जिससे बेंड्स की पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी। इसलिए ध्यान रखना है, स्कूबा डाइवर्स अपने साथ क्या कैरी करते हैं? कंप्रेस्ड एयर। ये सेकंड एप्लीकेशन थी हेनरिला की। थर्ड एप्लीकेशन है ह्यूमन रेस्पिरेशन। देखिए हमारी बॉडी की जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो भी डिपेंड करती है हेनरीज लॉ के ऊपर। देखिए कैसे? देखिए सपोज करते हैं ये हमारे लंग्स हैं, ये बॉडी पार्ट्स हैं। आप जानते हैं लंग्स से जो ऑक्सीजन गैस है वो बॉडी पार्ट्स में जाती है और बॉडी पार्ट से जो CO2 गैस है वो लंग्स के अंदर आती है। अब ये रेस्पिरेशन कैसे चल रहा है, कैसे हेनरिला के ऊपर डिपेंड करता है, ये हमें समझना। देखिए जैसे ही हम रेस्पिरेशन स्टार्ट करते हैं, हम सांस को अंदर की तरफ खींचते हैं, हम ऑक्सीजन का इंटेक करेंगे और ऑक्सीजन गैस अंदर एंटर करेगी लंग्स में। यानी आपको ध्यान रखना है लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए जब एयर का इंटेक करेंगे, सांस को अंदर खींचेंगे तो हमारी बॉडी में अंदर एंटर करेगी ऑक्सीजन गैस, यानी हमारे लंग्स में ऑक्सीजन गैस का हाई प्रेशर है। अब ऑक्सीजन का हाई प्रेशर होने से लंग्स में
जैसे ही हमारा ब्लड यहाँ आएगा हम वर्ड यूज करेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जिस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है उसको डीऑक्सीजनेटेड बोलेंगे। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स में आएगा। फिर से सुनना है, हमने सांस को अंदर खींचा, ऑक्सीजन लंग्स में एंटर कर गई। अब देखिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां प्रेजेंट है लंग्स में। अब यहां आप देख सकते हो जो O2 गैस है, लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर हाई है और हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग जिस गैस का प्रेशर हाई होगा उसकी सोल्यूबिलिटी भी हाई होगी, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ज़्यादा ऑक्सीजन को अपने अंदर डिजोल्व कर लेगा ड्यू टू हाई प्रेशर ऑफ O2। तो पहला पॉइंट यही ध्यान रखना है, लंग्स में किस गैस का प्रेशर हाई है? ऑक्सीजन गैस का। इसलिए लंग्स में ब्लड के अंदर ऑक्सीजन डिजोल्व हो जाएगी, यानी जो ब्लड की हेमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को क्या कर लेगी? डिजोल्व कर लेगी। अब वो ऑक्सीजन ब्लड के साथ जाएगी बॉडी पार्ट्स में। अब बॉडी पार्ट्स में क्या है? ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, यानी जो पिछली ऑक्सीजन थी वो कंज्यूम हो चुकी है और वो चेंज हो चुकी है CO2 गैस में, यानी ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है और CO2 की एक्सेस है। अब देखिए जैसे ही ब्लड ऑक्सीजनेटेड बनके जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजन को डिसॉल्व करेगा। क्यों? क्योंकि लंग्स में ऑक्सीजन का प्रेशर हाई था, इसीलिए ऑक्सीजन की सोल्यूबिलिटी भी हाई होगी और ब्लड बन गया ऑक्सीजनेटेड। अभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया बॉडी पार्ट्स में। अब बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो चुकी है क्योंकि पिछली ऑक्सीजन जो आई थी वो CO2 में चेंज हो चुकी है। तो आप देखो ऑक्सीजन की तो है कमी, यानी ऑक्सीजन का प्रेशर तो बहुत कम है, और CO2 की है एक्सेस, यानी CO2 का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। उससे क्या होगा? ब्लड ऑक्सीजन को तो यहाँ रिलीज कर देगा क्योंकि ऑक्सीजन का प्रेशर कम होने से ऑक्सीजन की सोल्यूबिलिटी कम होगी, और CO2 को डिसॉल्व कर लेगा क्योंकि CO2 का प्रेशर ज़्यादा है। तो CO2 को डिसॉल्व करके दोबारा डीऑक्सीजनेटेड हो गया, अब लंग्स में आ गया। अब देखिए लंग्स में फिर किस गैस की एक्सेस है? ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन का प्रेशर फिर ज़्यादा हो गया और यहाँ CO2 का प्रेशर कम हो जाएगा, इसलिए ब्लड क्या करेगा? CO2 को तो रिलीज कर देगा जिसको हम बाहर निकाल देंगे, और ऑक्सीजन को फिर से डिसॉल्व कर लेगा। वो ऑक्सीजन फिर कहाँ गई ब्लड के साथ? बॉडी पार्ट्स में। जब तक जो पिछली ऑक्सीजन छोड़ के गए थे वो किस में चेंज होगी? CO2 में। तो यहाँ ऑक्सीजन की कमी होने से ऑक्सीजन का प्रेशर कम बना हुआ है, जिससे ऑक्सीजन की सोल्यूबिलिटी कम हो जाएगी और ब्लड एकदम से सारी ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा। किसका प्रेशर ज़्यादा? फिर से CO2 का। CO2 को डिसॉल्व कर लेगा और CO2 को डिसॉल्व करके लंग्स में ले आएगा। लंग्स में फिर वही प्रोसेस रिपीट होगी। ऑक्सीजन का प्रेशर हाई होने से ऑक्सीजन की सोल्यूबिलिटी हाई है और CO2 की सोल्यूबिलिटी कम है, फिर CO2 को रिलीज कर देगा जिसको हम एक्सक्रीट कर देंगे, ऑक्सीजन को फिर डिसॉल्व कर लेगा। तो आपको सीधा सा ध्यान रखना है, लंग्स में ऑक्सीजन का प्रेशर हाई है इसलिए ब्लड के अंदर ऑक्सीजन डिसॉल्व होगी। CO2 का प्रेशर कम है इसलिए CO2 ब्लड में से रिलीज होगी। यहाँ ऑक्सीजन का प्रेशर कम है इसलिए बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन रिलीज होगी, और CO2 का प्रेशर ज़्यादा है इसलिए ब्लड में CO2 डिसॉल्व होगी। तो इस ढंग से ऑक्सीजन आती रहेगी और CO2 बाहर जाती रहेगी। तो इस ढंग से हमारा जो रेस्पिरेशन है वो भी प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है, यानी इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। फोर्थ एप्लीकेशन है माउंटेन क्लाइंबर्स। क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है इस पे, माउंटेन क्लाइंबर्स
carry oxygen cylinders with them। जो माउंटेन क्लाइंबर्स हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर कैरी करते हैं, क्या रीजन है? यहां भी यूज करेंगे हम हेनरी लॉ को। देखिए कैसे, देखिए जो हाई एल्टीट्यूड होते हैं, यानी जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे, वहां क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। जितना हाइट पे जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेज, एटमॉस्फेरिक प्रेशर उतना डिक्रीज होता जाएगा। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होने से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होने का मतलब हमारा एटमॉस्फेयर किसका बना हुआ है? एयर का बना हुआ है, यानी एयर का प्रेशर कम हो गया। और एयर का प्रेशर कम होने से एयर के अंदर हमारे रेस्पिरेशन के लिए कौन सी गैस इंपॉर्टेंट है? ऑक्सीजन गैस। फिर सुनिए, जितना ऊपर जाएंगे, हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे, जितना ऊंचाई पे जाएंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा। यानी माउंटेन क्लाइंबर्स जब माउंटेन के ऊपर चढ़ेंगे, ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटता जाएगा। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होने का मीनिंग है एयर का प्रेशर कम हो रहा है और एयर के अंदर ऑक्सीजन है, यानी जितनी हाइट पे जाएंगे ऑक्सीजन का प्रेशर कम होता जाएगा। अब ऑक्सीजन ब्लड में डिजोल्व होती है तो सोल्यूबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? गैस की प्रेशर के ऊपर, हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग। अब देखो, जितना ऊपर गए एयर का, ऑक्सीजन का प्रेशर उतना कम हो गया और ऑक्सीजन की सोल्यूबिलिटी ब्लड में उतनी कम होगी। यानी एक तो जितना ऊपर जाएंगे ऑक्सीजन उतनी कम रह जाएगी, ऑक्सीजन की डेंसिटी कम रह जाएगी। दूसरा, उसका प्रेशर कम होने से ब्लड में उसकी सोल्यूबिलिटी कम होगी। तो एक तो ऑक्सीजन मिली कम रही है, दूसरा उसकी सोल्यूबिलिटी कम होगी, तो ब्लड में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाएगी, जिसको हम बोलेंगे एनोक्सिया। एल्टीट्यूड सिकनेस होगी एनोक्सिया से। मीनिंग क्या है? जब ब्लड को ऑक्सीजन कम मिलेगी तो बॉडी में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, वोमिटिंग की, हेडेक की, सिर दर्द हो जाएगा, वोमिटिंग आना स्टार्ट हो जाएगी, चक्कर आने स्टार्ट हो जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस। अब आप सोचिए, माउंटेन क्लाइंबर्स ऊपर चढ़ रहे हैं, क्लाइंबिंग कर रहे हैं, अगर उनको एल्टीट्यूड सिकनेस होगी तो आप देख सकते हो कितना सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस एल्टीट्यूड सिकनेस को रोकने के लिए अनोक्सिया को रोकना है, यानी ब्लड में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी नहीं होने देनी। इसके लिए वो अपने साथ क्या कैरी करते हैं? ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करते हैं। तो यहाँ भी हेनरी लॉ का यूज हुआ, क्योंकि जितना ऊपर जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटेगा, एयर का जो प्रेशर है वो घटेगा, ऑक्सीजन का प्रेशर घटेगा, और प्रेशर घटने से ऑक्सीजन की ब्लड में सोल्यूबिलिटी कम हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ। तो ये फोर्थ एप्लीकेशन थी हेनरी लॉ की। अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लर्न करने हैं हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग। पहला, हमने फॉर्मूला पढ़ा था m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, m इज इक्वल टू k इंटू p। क्या होता है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और k का रेसिप्रोकल बनाया था kh, हेनरीज कांस्टेंट। ये आपको ध्यान रखना है। जो हेनरी कांस्टेंट है वो सोल्यूबिलिटी के अमाउंट ऑफ गैस डिजोल्व्ड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी हम बोल सकते हैं हाईली soluble gases have low kH value and less soluble gases have high kH value।
जो हाईली सोल्यूबल गैसेज है उनकी KH वैल्यू कम होती है और जो लेस सोल्यूबल गैसेज है उनकी KH वैल्यू ज़्यादा होती है। क्लियर दिख रहा है, M इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू KH। दूसरा, हमारे पास है एक प्योर वाटर और एक हमारे पास है इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन। जो गैस की सोल्यूबिलिटी होगी वो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में कम होगी। हम बोल सकते हैं सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस इज वेरी लेस इन solution of electrolytes then pure water. This is salting out effect. मीनिंग क्या देखिए, मान लीजिए ये प्योर वाटर है, इस प्योर वाटर में आपने गैस को डिसोल्व कर दिया। अब सपोज करो इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दो, प्योर वाटर में गैस से डिसोल्व की, ज़्यादा गैस डिसोल्व होगी, आप इसमें इलेक्ट्रोलाइट को डिसोल्व करो, जितना इलेक्ट्रोलाइट डिसोल्व करोगे उतनी गैस बाहर निकलती जाएगी, क्योंकि अब ये प्योर वाटर से इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन बन रहा है और इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में गैस की सोल्यूबिलिटी प्योर वाटर के कंपैरिजन में कम होती है। इसको बोलते हैं गैस का साल्टिंग आउट इफेक्ट। देखिए 1986 में एक इवेंट हुई थी जिसको बोलते हैं लेक नायोस ट्रेजेडी। इस ट्रेजेडी में 1700 डेथ हुई थी बच्चों। कैसे हुई थी देखिए, जो कैमरून अफ्रीका है इसके अंदर एक लेक है, लेक का नाम है नायोस, आज भी प्रेजेंट है। इस लेक में क्या होता है, जनवरी फरवरी यानी जो जनवरी फरवरी का महीना है उस मंथ में क्या होता है, इसके अंदर ठंड होती है, विंटर सीजन होता है, साथ में उस टाइम पे वहाँ बारिश भी होती है। अब टेम्परेचर डिक्रीज होने से आप सभी जानते हो लो टेम्परेचर पे गैसेस की सोल्यूबिलिटी हाई होती है। जनवरी फरवरी में टेम्परेचर थोड़ा कम रहता है, ऊपर से बारिश है, बारिश के कारण टेम्परेचर और डिक्रीज हो जाता है, तो उससे क्या होता है, जो CO2 गैस है वो लेक में डिसोल्व होना शुरू हो जाती है। अब धीरे धीरे क्या होता है, जनवरी फरवरी मार्च तक 2 या 3 महीने में बहुत ज़्यादा CO2 गैस इसके अंदर डिसोल्व हो जाती है। तो उस साल भी क्या हुआ, ज़्यादा बारिश होगी, वो विंटर सीजन थोड़ा लंबा चल गया, उससे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा CO2 गैस इस लेक के अंदर डिसोल्व होगी। लेकिन जैसे ही बारिश बंद हुई एकदम से टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। टेम्परेचर इंक्रीज होने से आपको पता है गैस की सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होगी, हेनरी लॉ आपने पढ़ा है। तो गैस की सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होने से लेक से एकदम से सल्टिंग आउट होगी गैस, यानी जितनी भी गैस डिसोल्व थी एकदम से क्लाउड की फॉर्म में बाहर निकल गई, यानी पानी से CO2 गैस बाहर निकल गई और एटमॉस्फेयर में क्लाउड बना लिया कुछ किलोमीटर के एरिया में। अब वहाँ क्या हुआ, ऑक्सीजन तो चली गई ऊपर और CO2 की लेयर आ गई नीचे, और ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होने से 1700 डेथ हो गई। हर साल होता है ऐसा, लेकिन अब कुछ इक्विपमेंट लगाए गए हैं जो जितनी भी CO2 डिसोल्व है उसको लेक से साथ साथ एटमॉस्फेयर में रिलीज करते रहते हैं, जिससे ज़्यादा CO2 उसके अंदर डिसोल्व ना रहे। इस ट्रेजेडी को बोलते हैं लेक नायोस ट्रेजेडी। इसमें भी हेनरी लॉ की एप्लीकेशन थी।